मैंने आपको बोर्ड पे 10-11 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लिख के दिखाए थे, कुछ मैंने नहीं लिख के दिखाए थे, वो आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कुछ नहीं होता, कुछ फंक्शंस हैं जिनके हमारे को डेरिवेटिव आते हैं, तो हम रिवर्स करके इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। लेकिन जब मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या हो अगर आपके सामने एक ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका आपको पता ही ना हो ये किसका डेरिवेटिव करके ये आता है। एग्जांपल के लिए मैंने दिया था 10x sec x log x, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो जब आपके सामने कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप बस उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जिनको आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव करके ये आता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिस्ट के बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ मेथड्स होते हैं, आपकी बुक के अंदर टोटल 4 मेथड पढ़ा रखे हैं, हम उसमें से पहले मेथड को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इन मेथड की हेल्प से हम उन क्वेश्चन को, उन फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बाहर होते हैं। तो पहला जो मेथड हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। नाउ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बहुत इजी मेथड है, इसके अंदर हम अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूलास को यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनडेफिनेट इंटीग्रल की दो प्रॉपर्टीज होती है उनको भी हम यूज करते हैं। प्रॉपर्टी को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, मतलब दो फंक्शन अगर वो प्लस या माइनस में दे रखे हैं और उनका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। इसको मैंने एक्सप्लेन करने पे एग्जांपल लिख रखा है कि जैसे लाइक डेरिवेटिव हम करते थे कि डेरिवेटिव sin x प्लस cos x अगर आपको करना है तो हम sin x का डेरिवेटिव अलग कर देते हैं, cos x का डेरिवेटिव हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से प्रॉपर्टी बात करें, अगर आप sin x प्लस cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, sin x प्लस cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है, पूरा एक फंक्शन है, तो हम बोलेंगे पर ये दो फंक्शन के सम की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि हम इसका डेरिवेटिव अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन sin x dx अलग हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अलग हो जाएगा, और फिर हम इनका अलग अलग जो है इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। नाउ sin x का इंटीग्रेशन में पता है क्या हो जाएगा, माइनस cos x, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा था, और जो cos x है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक c भी निकलेगा, क्योंकि जब इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो एक c निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक c निकलेगा, तो दोनों के c को अलग अलग दिखाने के लिए हम c1 एंड c2 लिख देते हैं। लेकिन फाइनल आंसर लिखते समय हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा sin x हम आगे ले लिया, cos x हमने पीछे लिख लिया क्योंकि वो प्लस वाला है, उसमें माइनस वाले को आगे पीछे करके लिख लिया, और दोनों के c को मिला के एक c लिख देते हैं, बिकॉज हम बोलेंगे अगर दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स, तो दो अगर नंबर्स से नंबर्स तो नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे ना, तो दैट्स हम 3-4 नंबर निकलेंगे आंसर में, तो तीनों चारों को नहीं लिखते हम, एक ही नंबर लिखते हैं, सारे नंबर एक नंबर बन जाएंगे, तो दैट्स हम बोलते हैं c1 प्लस c2, यहाँ पे c बन जाता है। बुक्स तो इसको लिख के भी दिखाती थी, ऐसे लिख देते बुक कि वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2, पर एग्जाम में हम ये सब नहीं करते, लेकिन एग्जाम में बस c लिख देते हैं। एग्जाम में तो हम ये भी नहीं करेंगे कि c अलग अलग लिखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन जो जैसे करके दिखाऊंगा कैसे करने होते हैं, आपको c बस एंड में एक बार लिख देना होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी पहले समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ k f of x dx, मतलब कोई फंक्शन है उससे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कहता है आप उस नंबर को बाहर ले सकते हो और बस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये भी सेम डेरिवेटिव कहता है, जैसे मैं डेरिवेटिव में सिखा था, डेरिवेटिव ऑफ 5 cos x अगर आप करोगे तो 5 को हम बाहर ले लेते हैं और डेरिवेटिव बस cos x कर देते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन में कह रहा है अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x करना है तो आपको 5 बाहर ले लेना है और आपको cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है ना। जो हम बोलेंगे हमें पता ही क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी। तो जब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करते हैं, जब उसकी हेल्प से हम किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूलास का यूज करते हैं, इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और थर्ड हम अपना थोड़ा सा ब्रेन, अपना थोड़ा सा आईक्यू यूज करते हैं और उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मैं इसको कैसे सॉल्व किया। ये फंक्शन था जिसको मुझे इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया, इंटीग्रेशन मतलब इन दोनों को अलग अलग किया, देन फिर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूलास का ही तो यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को अपना कोई ब्रेन नहीं लगाना पड़ा क्योंकि आंसर बड़ा डायरेक्ट था, क्योंकि प्रॉपर्टी के यूज के बाद बड़ा इजीली मुझे पता था इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आंसर पता था, ठीक है ना। लेकिन जैसे एग्जाम्पल देखेंगे अगर आप एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट हम पहले एग्जाम्पल करेंगे, बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ठीक है ना। जैसे आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की बात कर रहा है, तो या बोलेंगे हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में तो नहीं सीखा हमने, तो cos का सीखा है, cos x का, cos 2x का नहीं सीखा, ठीक है ना। लेकिन आपको इसका हिंट मिल जाएगा, cos 2x का आंसर जरूर sin 2x होगा, क्योंकि cos x का जो होता है sin x का डेरिवेटिव करके अगर cos x आता है तो sin 2x का डेरिवेटिव करके ही cos 2x आएगा, ये आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आपको यहाँ पे हिंट मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हम बोलते हैं अगर हम डेरिवेटिव ऑफ sin 2x करते हैं तो होगा क्या, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेन रूल काम करेगा जो आपने सीखा होगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव जो हम बोलते हैं मतलब जो अगर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है तो हमने सीखा होगा पहले क्या करना होता है, पूरे का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक ना। पूरे का डेरिवेटिव करते समय हम इसको 2x को अलग फंक्शन नहीं मानते, इसको हम एक t मान लेते हैं, t ऐसे हम t इमेजिन कर लेते हैं, जैसे sin t का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं,
ठीक है ना। और इसका हम डेरिवेटिव करके बोलते हैं cos t, मतलब cos 2x हो जाएगा जो कि t हम 2x कर देते हैं, और फिर हम अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं जो कि हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस चीज को लेके कि आपने चेन रूल अच्छे से किया है कि नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, पर चेन रूल बहुत ज्यादा आसान होता है। बोलेंगे पहले पूरे का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। नाउ हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें लगा था कि cos 2x का आंसर sin 2x होना चाहिए, पर यहाँ पे चेन रूल काम करता है और sin 2x का आंसर 2 cos 2x आता है, ठीक है ना। हमें cos 2x से यहाँ पे 2 cos 2x आ जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन, अपने थोड़े से IQ का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप बोलोगे देखो ये sin 2x की जगह ना यहाँ पे एक बटे में अगर 2 और होता तो क्या होता, मतलब अगर बटे में 2 और होता तो वो 2 पहली बात तो बाहर आ जाता, क्योंकि जैसे डायरेक्ट हमने बात किया नंबर जो होता है इनको बाहर ले लेते हैं, ना। तो अगर वो बटे में 2 होता तो वो 2 बाहर आ जाता, फिर हम बोलेंगे फिर हमारा डेरिवेटिव तो बस फंक्शन का होता, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आता, बाद में वो 2 इसके साथ आ जाता और वो 2 इसमें से कट जाता और हमारा आंसर आता cos 2x। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलास के यूज किया हेल्प लेने के लिए कि cos 2x का आंसर sin 2x से मैंने निकालने का ट्राई किया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अपना ब्रेन, अपना थोड़ा IQ भी इस्तेमाल करना पड़ा, जो आपको बीच बीच में इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर होगा वो होगा हाफ sin 2x, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम प्लस सी भी लगा देंगे। लेकिन अगर मैं किताब में अगर थोड़ा बात करूँ, किताब में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो किताब में वो एंटी डेरिवेटिव बोलता है, वो कहता है आपको cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। तो हमने ये सीखा कि एंटी डेरिवेटिव इंडेफिनिट इंटीग्रल एक ही होता है, दैट्स आप एंटी डेरिवेटिव निकालो या फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल कर दो, एक ही बात होता है। लेकिन जब एंटी डेरिवेटिव निकालेगा तो प्लस सी नहीं लगाएगा, बिकॉज एंटी डेरिवेटिव प्लस सी के साथ नहीं होते, इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ फंक्शन की बात करता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि इंटीग्रेशन करते समय सी लगा दिया, लेकिन वो बुक के अंदर नहीं लगाएगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट बुक के अंदर, वो उसने क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है ये सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट है ना। वो कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 4x³ तो मतलब ये पूरे फंक्शन है, मुझे इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली इसके एक फंक्शन ढूंढ के निकालना है जिसका डेरिवेटिव करके ये आता हो, ठीक है ना। तो अगेन इसमें हम क्या करते हैं, बिकॉज हम इसको इकट्ठा तो हमें नहीं आता, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हमने इसका नहीं पढ़ा, तो हम क्या करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। हम बोलते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके कि इस 3x² का इंटीग्रेशन अलग और 4x³ का इंटीग्रेशन अलग। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, देन हम बोलते हैं इस 3 को और 4 को हम बाहर ले सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बोलेंगे देखो 3, और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो जगह हमने सीखा था, जो मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, वो जाता है कि इसमें पावर बढ़ता है, ठीक है ना। 2 + 1 3 हो जाएगा, और वहां पे डेरिवेटिव में पावर आ गया कि मल्टीप्लाई होती है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका आंसर जाएगा +4x⁴ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो बाकी 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा x³ + x⁴, ठीक है। तो आइए और प्लस सी लगा देना है, बिकॉज हम बोलेंगे सी हमारे पास एंड में लगा देना है, वैसे तो ये भी सी देगा, ये भी सी देगा, पर हम सी को एंड में लगा देंगे, जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको थोड़े से क्वेश्चन में जो करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको थोड़ा सा समझ में। हमारे इंटीग्रेशन करना है 1/x का ना, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रूव करके दिखाया था ग्राफिकल तरीके से, लेकिन बुक उसी चीज को आपको एल्जेब्रिकली प्रूव करके दिखाते हैं, लिख के प्रूव करके दिखाती है, ठीक है ना। तो बुक ऐसे बोलती है कि देखो भाई डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x होता है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव log -x करोगे तो क्या होगा, log के साथ जो भी होता है बटे में आ जाता है, log के साथ जो भी होता है वो बटे में आ जाएगा, और क्योंकि log के अंदर एक और फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव होगा, अगर यहाँ पे चेन रूल काम करेगा, ठीक है ना। तो वो आंसर आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस कट जाएगा, आपका टोटल आंसर 1/x आ जाएगा, ठीक है ना। तो दैट्स बुक बोलती है log x का आंसर भी 1/x आता है, log -x का आंसर भी 1/x से आता है, तो दैट्स हम बोलते हैं कि 1/x के जो आंसर होता है वो होता है log mod x, एंड प्लस में एक सी भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ लोग ठीक है, ऐसा अगर आपको थोड़ा दिमाग सही चलता है, आप सही क्वेश्चन पूछने जानते हो, तो आप कुछ लोग ये क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि यार एक बात बताओ, जब यहाँ पे आप एक डेरिवेटिव कर रहे हो कि ये log का पूरा डेरिवेटिव किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव किया, चेन रूल लगाया, यहाँ पे नहीं होगा क्या ये, तो यहाँ पे भी ये होगा, लेकिन हम बोलेंगे log x के साथ जो है बटे में आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो वो 1/x ही रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा आपको बीच में थोड़ा खुद का दिमाग चलाना चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं सबको सही बता रहा हूँ, कोई भी टीचर सबको सही बता रहा है, अपना दिमाग चलाओ, उसके साथ सामने टीचर के साथ डिस्कशन करो, और तभी जाके चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है वो प्रॉपर्टी मैंने आपको प्लस और माइनस में सिखाई है, मतलब अगर आपको तो फंक्शन प्लस या माइनस में दे रखे हैं तो आप उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम डेरिवेटिव में आपने सीखा था कि डेरिवेटिव में ये जो दो फंक्शन प्लस या माइनस में दे रखे होते हैं तो हम अलग अलग करके उनका डेरिवेटिव कर लेते हैं, पूरे फंक्शन का आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए जाए डेरिवेटिव के अंदर, तो आपको ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती, आपको वहां पे रूल
यूज करना पड़ता है प्रोडक्ट रूल, यू वी डैश वी डैश यू वाला वो रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे फंक्शन अगर आपको डिवाइड में मिल जाए तो आपको डिवीजन वाला रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी अगर आपको प्लस माइनस में दे रखा है तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हो और पूरे इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दो फंक्शंस दे दिए जाए तो आपको ये बोलना कि हमारी प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, जैसे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, अभी कोई रूल होता होगा, तो वो जो रूल है, जब आपको कोई फंक्शन प्रोडक्ट में डिवाइड में दे रखे हो तो वहाँ पे एक रूल लगाना होता है, तो वो रूल आपको फ्यूचर में सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रेजेंटली जब आप शुरू की कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इस बात को मान के चलना है कि हम बस प्लस माइनस में अलग अलग करके कर सकते हैं। तो अगर आपको शुरू की एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन है, तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है उसे प्लस या माइनस के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है x³ - 1 डिवाइड बाय x²। तो अब इसको क्लियर बोलो कि डिवीजन का एक केस हुआ, ठीक है ना, और हमें डिवीजन नहीं आता, ठीक है ना, तो हमारे को प्लस और माइनस में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कैसे सिंपल तरीका क्या है कि हम इसके बेटे में से ले लेंगे, इसके बेटे में से ले लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा होगा, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा कि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसे प्लस माइनस में कन्वर्ट किया जा सके। आपको बस दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे x³ डिवाइड बाय x² कर देंगे, ये 1/x² हो जाएगा, ठीक है ना। देन हम बोलेंगे आई होप ये आपको पता होगा मैंने कैसे किया, ठीक है ना। देन बोले x³ से x² कट जाएगा, x आ जाएगा, एंड 1/x² ये रह जाएगा। देन दोनों का अब एक क्वेश्चन जो होता है मल्टीप्लाई की डिवीजन की प्रॉब्लम से प्लस माइनस के प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है ना। और फिर हम वही करेंगे कि प्रॉपर्टी लगा के दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना, और पूरे इंटीग्रेशन का आंसर निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा, जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया, कैसे आपको एक प्रॉब्लम को अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में दे रखा तो आपको प्लस माइनस में कन्वर्ट करने का अटेम्प्ट मारना, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे x का जो इंटीग्रेशन है वो तो हो जाएगा पावर वाला जो मैंने सिखाया, पावर ऐड हो जाएगी, तो x² बटे में 2 हो जाएगा, पावर 1 होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बोलेंगे पावर -2 होगी, क्योंकि इसकी पावर को जो नीचे बटे में 2 ऊपर जाके पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 हो जाएगी, ठीक है ना। और नेगेटिव 2 पावर में +1 होगा तो -1 आ जाएगा, और वही पावर नीचे आ जाएगी तो -1 और नीचे भी आ जाएगा, ठीक है ना। बाद में माइनस में से काट के टोटल आंसर आ जाएगा x² 2 + 1/x एंड प्लस में c लगा देंगे, ठीक है ना। c हम एंड में लगाते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपके क्वेश्चन समझ में आया तो आप सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बस ऐसे ही ले रखा है फ्रैक्शन के रीजन से, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि x की पावर 2/3 + 1 ये पूरा फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करके निकालना है, ठीक है ना। इस पूरे फंक्शन इंटीग्रेशन करने के लिए अगर ये प्लस माइनस का प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है ना, पूरे का इंटीग्रेशन निकालने के लिए। फिर हम बोलेंगे x की पावर 2/3 है तो अगेन सिंपल है, पावर 1+ हो जाएगा, और नीचे वही जो आना है 2/3 + 1 करके वही नीचे आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसी की तरह। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा x की पावर 5/3, नीचे भी 5/3 होगा, जो उल्टा होकर 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन बटे के अंदर बटा वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। एंड ये जो 1 था इसको मतलब कैंसिल कर डायरेक्ट x हो जाएगा ना, प्लस c लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरू में जब आप x से 7 पर क्वेश्चंस करोगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को यूज करके, मेथड इंस्पेक्शन बहुत इजी मेथड है, उसमें आपको क्या करना है, बस प्रॉपर्टी का यूज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलास का यूज करना है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। बस मैंने इसलिए यहाँ पे जो कुछ कमी क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाया एग्जांपल्स के, ठीक है ना। एग्जांपल 4 बस मैं आपको प्रेफर करूंगा, एग्जांपल 3 तो मैंने स्किप ही कर दिया, एग्जांपल 4 मैं आपको प्रेफर करूंगा, बस आप वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कार वाला क्वेश्चन करके दिखाया था, एक कार कैसे मूव कर रही है तो आप एक फैमिली फंक्शन आंसर निकालता है, फिर आप कैसे उसमें से स्पेसिफिक आंसर निकाल सकते हो इफ यू हैव सम एडिशन इन्फॉर्मेशन। तो ये उसी एडिशन इन्फॉर्मेशन टाइप का एक एग्जांपल है, इसको आप खुद से देख के अटेम्प्ट मार लीजिएगा। बाकी अब मैं स्टार्ट करूंगा कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज।